नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका क्विक रिवीजन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज हम करेंगे हिंदी मॉक टेस्ट 23। इससे पहले आपके हिंदी के 22 मॉक टेस्ट हो चुके हैं, यानी कि 22 मॉक टेस्ट आप कर चुके हैं। तो उनमें तकरीबन आपने 500 प्रश्न कर लिए हैं और वो अच्छे प्रश्न हैं जो आपकी विगत परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न हैं। अगर लगातार आप उनका रिवीजन करते रहेंगे तो मुझे नहीं लगता आने वाली परीक्षाओं में आपका कोई भी प्रश्न गलत होगा। तो निरंतर उन मॉक टेस्ट का रिवीजन जरूर करते रहें और नए मॉक टेस्ट को भी हल करते रहें, ताकि आपका जो कंटेंट है, आपके दिमाग में जो स्मृति है, वो हिंदी के सभी प्रश्नों से भर जाए और आपके परीक्षा में हिंदी के पूरे में से पूरे प्रश्न सही होने लगे। तो मुख्य सेविका की परीक्षा हो या यूपी ट्रिपल एससी पीटी की परीक्षा हो, आपकी यूपी ट्रिपल एससी की ऑनलाइन तैयारी हमारे चैनल पर कराई जाती है। तो लगातार जुड़े रहें इससे। और यूपी ट्रिपल एससी पीटी का एग्जाम भी आपका लगा है, तो ये मॉक टेस्ट उसके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। काफ़ी अच्छी हिंदी पूछी जाती है यूपी ट्रिपल एससी पेट के एग्जाम में भी और आपकी परीक्षा में भी पूछी जाएगी। वीडियो का एग्जाम हो या अन्य कोई एग्जाम हो, जहाँ भी हिंदी पूछी जाती है उन सभी के लिए ये मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बिना वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके कमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं हमारे लिए, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और मैं वीडियो के दौरान जो आपसे प्रश्न पूछूं उसका उत्तर भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। टेलीग्राम चैनल पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और प्लीज वीडियो अंत तक देखें। आप देख रहे हैं क्विक रिवीजन क्लासेस यूट्यूब चैनल और आज हमारा टॉपिक है हिंदी मॉक टेस्ट 23। क्लियर है आपको? तो आज का आपका प्रश्न है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? कमेंट करके जरूर बताइएगा श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है और श्रृंगार रस के कितने भेद होते हैं। दो प्रश्न है आपका कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, श्रृंगार रस के कितने भेद होते हैं और उनके नाम क्या क्या है। ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। क्लियर है आपको? तो चलिए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट और पहला प्रश्न लेते हैं कि निम्न शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? बताइए, निम्न शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? ऑप्शन ए है आपका उज्ज्वल, बी है निश्चल, सी है राजेंद्र, डी है दुर्गम। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? निम्न शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? ऑप्शन ए उज्ज्वल, बी निश्चल, सी राजेंद्र, डी दुर्गम। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? निम्न शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उज्ज्वल तो है नहीं, राजेंद्र भी नहीं है, दुर्गम भी नहीं है, तो पहले का उत्तर क्या हो जाएगा? ए निधनशल। ठीक है, यहां पर निश्चल में विसर्ग संधि है। ठीक है, तो अगला है आपका दिगंबर में प्रयुक्त संधि है। बताइए दिगंबर में प्रयुक्त संधि कौन सी है? ऑप्शन ए स्वर संधि, बी व्यंजन संधि, सी विसर्ग संधि, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए दिगंबर में कौन सी प्रयुक्त संधि है? ऑप्शन ए स्वर संधि, बी व्यंजन संधि, सी विसर्ग संधि, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर होगा आपका बी ऑप्शन व्यंजन। देखिए दिक प्लस अंबर होता है, और जब का के बाद कोई आ जाता है स्वर तो वो गा में बदल जाता है, पहले के तीसरे में बदल जाता है ना। पहला अक्षर जो होता है वो अपने वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाता है। तो ये व्यंजन संधि का नियम होता है। तो दिगंबर हो जाएगा, यहाँ पर का किस में बदल गया? गा में। दिक धन अंबर हो गया दिगंबर। ठीक है, क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका तन्मय का सही संधि विच्छेद है। बताइए तन्मय का सही संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन ए तन धनमय, ऑप्शन बी तम धनमय, ऑप्शन सी तत् धनमय, ऑप्शन डी तन धन अभय। बताइए तन्मय का सही संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन ए तन धनमय, ऑप्शन बी तम धनमय, ऑप्शन सी तत् धनमय, ऑप्शन डी तन धन अभय। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाता है? कमेंट करके बताइए तन्मय का सही संधि विच्छेद क्या है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा आपका तीसरे का सी तत् धनमय। क्या होगा? तत् धनमय। क्लियर है आपको?
ततमय ततधनमय आपका तन्मय हो जाता है संधि के बाद। अगला प्रश्न है आपका, उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद क्या है? बताइए, उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन ए उच्च धन श्वास, ऑप्शन बी उत धन श्वास, ऑप्शन सी उद धन श्वास, ऑप्शन डी उच्च धन वास। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद क्या है? बताइए ABCD में कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? तो पहला ऑप्शन तो सही नहीं है, तीसरा भी सही नहीं है, चौथा भी सही नहीं है, तो सही कौन सा बचा? बी ऑप्शन उत धन श्वास। यहाँ ता किस में बदल जाता है? छा में बदल जाता है। तो यहां पर कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। क्लियर है आपको? आपका अगला प्रश्न है, पशु शब्द का विशेषण क्या है? बताइए, पशु शब्द का विशेषण क्या है? ऑप्शन है आपके ए ऑप्शन पाश्विक, बी ऑप्शन पशुत्व, सी ऑप्शन पशुपति और डी ऑप्शन पशुता। बताइए पशु शब्द का विशेषण क्या है? ऑप्शन है आपके ए पाश्विक, बी पशुत्व, सी पशुपति, डी पशुता। बताइए ABCD में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पांचवें का ए ऑप्शन पाश्विक होता है पशु शब्द का विशेषण शब्द। क्लियर है आपको? पाश्विक मतलब पशु के समान, पशु जैसा। पशु शब्द का विशेषण क्या होगा? पाश्विक। आपका अगला प्रश्न है, किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है? किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है? ऑप्शन है आपके उसने फल खा लिए थे, ऑप्शन बी आपका मैं तुम्हारे पत्र पढ़ रहा हूं, ऑप्शन सी आपका अचानक बिजली कौंध उठी, ऑप्शन डी आपका कल वे आने वाले थे। तो किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है? बताइए किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है? ऑप्शन ए उसने फल खा लिए थे, बी मैं तुम्हारे पत्र पढ़ रहा हूं, सी अचानक बिजली कौंध उठी और ऑप्शन डी कल वे आने वाले थे। तो ए ऑप्शन तो आपका गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें थे लगा, ये भूतकाल में हो गया। डी ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा, सी ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। सही ऑप्शन है इसका बी, मैं तुम्हारे पत्र पढ़ रहा हूं, यह बी ऑप्शन वर्तमान काल में है। अभी इसमें काम चल रहा है। क्या काम चल रहा है वर्तमान काल में? क्लियर है आपको? तो छठे का बी सही हो जाएगा। सातवें का कौन सा सही होगा? चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इस वाक्य में उड़ रही क्रिया किस प्रकार की है? बताइए, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इस वाक्य में उड़ रही क्रिया किस प्रकार की है? ऑप्शन ए अकर्मक, बी सकर्मक, सी समापिका, डी असमापिका। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इस वाक्य में उड़ रही क्रिया किस वाक्य की है? ऑप्शन ए अकर्मक, बी सकर्मक, सी समापिका, डी असमापिका। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बताइए सातवें का। सातवें का सही उत्तर होगा आपका अकर्मक। क्लियर है आपको? सातवें क्या हो जाएगा? अकर्मक। सकर्मक और अकर्मक दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं, तो इसमें यह अकर्मक क्रिया है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है, अविकारी शब्द होता है। बताइए कौन से शब्द अविकारी शब्द होते हैं? क्या संज्ञा शब्द अविकारी शब्द होते हैं? क्या सर्वनाम शब्द अविकारी शब्द होते हैं? या विशेषण शब्द अविकारी शब्द होते हैं? या अवयव शब्द अविकारी शब्द होते हैं? बताइए कौन से शब्द अविकारी शब्द होते हैं? ABCD में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? आठवें का उत्तर बताइए। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। जो आपके अवयव होते हैं जैसे तथा, और, ये क्या है? आपके अवयव शब्द है। क्या शब्द है? कौन से शब्द हैं? अवयव शब्द है। ये क्या होते हैं? अविकारी होते हैं। इनमें संज्ञा, क्रिया, वचन और काल के की वजह से इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है, इसलिए ये अवयव शब्द होते हैं। क्लियर है आपको? किस एक वाक्य में क्रिया विशेषण प्रयुक्त हुआ है? बताइए किस एक वाक्य में क्रिया विशेषण प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन है आपके ए वह धीरे से बोलता है, ऑप्शन बी वह काला कुत्ता है, ऑप्शन सी रमेश तेज धावक है, ऑप्शन डी सत्यवाणी सुंदर होती है। किस एक वाक्य में क्रिया विशेषण प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन ए वह धीरे से बोलता है,
ऑप्शन बी वह काला कुत्ता है, ऑप्शन सी रमेश तेज धावक है, या ऑप्शन डी सत्यवाणी सुंदर होती है। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है, किस एक वाक्य में क्रिया विशेषण प्रयुक्त हुआ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 9 का ए, वह धीरे से बोलता है। क्लियर है आपको। अगला प्रश्न है आपका, सभा में 20 लोग थे, इसमें विशेषण का कौन सा भेद है। बताइए, सभा में 20 लोग थे, इसमें विशेषण का कौन सा भेद है। ऑप्शन ए समुदायवाचक, ऑप्शन बी परिमाणवाचक, ऑप्शन सी निश्चित संख्यावाचक, ऑप्शन डी अनिश्चित संख्यावाचक। बताइए, सभा में 20 लोग थे, इसमें विशेषण का कौन सा भेद है। ए समुदायवाचक, बी परिमाणवाचक, सी निश्चित संख्यावाचक, डी अनिश्चित संख्यावाचक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 10वें का। 10वें का डी ऑप्शन आपका सही है, अनिश्चित संख्यावाचक। सभा में 20 लोग थे, इसका सही उत्तर हो जाएगा अनिश्चित। आपको 20 जरूर दिख रहा है, लेकिन यहां पर 20 लगा दिया, इसको विशेषण बना दिया। 20 का अर्थ समझ में आता कितनी संख्या है? बताइए कितनी संख्या है 20, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। 20 कितने 20? क्लियर है। तो ये अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। 10वें का डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, देश को हानि जयचंदों से होती है, रेखांकित शब्द में संज्ञा है। बताइए, रेखांकित यहां पर जयचंदों है, ठीक है। तो जयचंदों में कौन सी संज्ञा है, आपको ये बतानी है। बताइए, देश को हानि जयचंदों से होती है, रेखांकित में संज्ञा है। बताइए कौन सी संज्ञा है। ऑप्शन ए आपका जातिवाचक, बी व्यक्तिवाचक, सी भाववाचक, डी द्रव्यवाचक। तो इनमें से कौन सी आपकी संज्ञा है, देश की हानि जयचंदों से होती है, जयचंदों में। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या आते हैं, नाम, स्थान का नाम, व्यक्ति का नाम, ये सब किस में आते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। भाववाचक में जब हम किसी की भावना प्रकट करते हैं, बुढ़ापा है, ये क्या है, ये भाव है। और द्रव्यवाचक क्या है, जब कोई इस वस्तु का बात करते हैं तो वो द्रव्यवाचक में आती है। तो ये जयचंदों किस में आएगी, इसका ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, जातिवाचक में आएगी, व्यक्तिवाचक में नहीं आ जाएगी। क्योंकि जयचंदों यहाँ पूरे जयचंद की बात की गई है। यहाँ जयचंद का प्रयोग हुआ है धोखेबाजों से, ठीक है। यहाँ जयचंद का जो प्रयोग हुआ है उसका अर्थ है धोखेबाजों से। देश को हानि धोखेबाजों से होती है या जयचंदों से होती है, तो उसका एक अलग अर्थ में जयचंद का प्रयोग हुआ है। तो इसलिए यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा होगी 11वें क्वेश्चन में। क्लियर है आपको। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित मिश्र वाक्यों में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है। बताइए, प्रश्न आपका, निम्नलिखित मिश्र वाक्यों में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है। ऑप्शन ए मैं कहता हूं कि तुम भोपाल जाओ, ऑप्शन बी लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है एक ऐतिहासिक नगर है, ऑप्शन सी जब मैं स्टेशन पहुंचा तभी ट्रेन चली गई, तभी ट्रेन आई, या ऑप्शन डी मैं चाहता हूं कि आप यहीं रहें। तो बताइए इसमें मिश्र वाक्यों में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है, ऐसा कौन सा उपवाक्य है जो विशेषण के रूप में कार्य कर रहा है। ऑप्शन ए आपका मैं कहता हूं कि तुम भोपाल जाओ, ऑप्शन बी आपका लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है एक ऐतिहासिक नगर है, ऑप्शन सी आपका जब मैं स्टेशन पहुंचा तभी ट्रेन आई, या ऑप्शन डी आपका मैं चाहता हूं कि आप यहीं रहें। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। यहां पर विशेषण के रूप में कौन सा उपवाक्य प्रयोग हुआ है, एक ऐतिहासिक नगर है। यह ऐतिहासिक नगर है, किसकी विशेषता बता रहा है, ये लखनऊ की विशेषता बता रहा है। तो पहले वाक्य की विशेषता कौन बता रहा है, जो दूसरा उपवाक्य है। एक ऐतिहासिक नगर ये एक उपवाक्य है, लेकिन विशेषता बताने के कारण एक ये विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है, विशेषण उपवाक्य है। क्लियर है आपको। तो 12वें का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है। 13वां प्रश्न है आपका, तुम यह काम मत करो, यह किस प्रकार का वाक्य है। बताइए, तुम यह काम मत करो, यह किस प्रकार का वाक्य है। बताइए यह किस प्रकार का वाक्य है। आज्ञावाचक है या निषेधवाचक है या प्रश्नवाचक है या विस्मयवाचक है। तुम यह काम मत करो, यह किस प्रकार का वाक्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 13वें का बी ऑप्शन, निषेधवाचक है। यहां पर आज्ञा तो दे रहा है कि तुम यह काम मत करो, लेकिन कैसी आज्ञा दे रहा, निषेध वाली आज्ञा दे रहा। तो यहां पर निषेधवाचक हो गया, निगेटिव फॉर्म में है ना, नकारात्मक वाक्य है, तो निषेधवाचक है, रोक रहा है, ये काम मत करो।
तो इसका ऑप्शन क्या होगा, 13वें का बी सही हो जाएगा। क्लियर है आपको। अगला प्रश्न है आपका, चादर के बाहर पैर पसारना का अर्थ है, बताइए। चादर के बाहर पैर पसारना का अर्थ है आराम की नींद सोना, बढ़ा चढ़ाकर बातें करना, आत्म प्रशंसा करना या क्षमता से अधिक व्यय करना। बताइए, चादर के बाहर पैर पसारना का अर्थ है आराम की नींद सोना या बढ़ा चढ़ाकर बातें करना या आत्म प्रशंसा करना या क्षमता से अधिक व्यय करना। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका क्षमता से अधिक व्यय करना। 14वें का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका, पानी पीकर घर पूछने का अर्थ है। बताइए, पानी पीकर घर पूछना, इसका क्या अर्थ है। ये मुहावरा है आपका, पानी पीकर घर पूछना, इसका अर्थ क्या है। ऑप्शन ए अनोखा काम करना, ऑप्शन बी विपरीत काम करना, ऑप्शन सी काम निकलने के बाद सोचना, या ऑप्शन डी आराम से विचार करना। बताइए, पानी पीकर घर पूछना का क्या अर्थ है। 15वें का सी ऑप्शन आपका सही है, काम निकलने के बाद सोचना। पहले काम निकाल लिया फिर सोच रहे आप मेरे रिश्तेदार हैं कि नहीं है ना। पहले शादी में गए, खा लिया, फिर पूछ रहे यार ये कहाँ की शादी है, किसकी शादी है, पता चला कहीं और की शादी में खा लिया। तो इसका अर्थ क्या हुआ, काम निकलने के बाद सोचना, पानी पीकर घर पूछना। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, हंसुए के ब्याह में खुरपी का गीत, ये एक लोकोक्ति है आपकी, इसका अर्थ क्या होगा। बताइए, हंसुए के ब्याह में खुरपी का गीत, इसका अर्थ क्या होगा। शादी का गीत गाना, क्या जश्न मनाना, क्या असंगत बातें करना, क्या निचले स्तर का कार्य करना। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। हंसुए के ब्याह में खुरपी का गीत का अर्थ है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 16वें का ऑप्शन सी, असंगत बातें करना। क्लियर है आपको। अगला प्रश्न है आपका, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा। बताइए, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है। आदिकाल कहा है, या चारण काल कहा है, या वीर गाथा काल कहा है, या सिद्ध सामंत काल कहा है। बताइए, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, वीर गाथा काल। यहाँ पर वीरताओं पर कविताएं लिखी गई थी, वीरताओं पर रचनाएं की गई थी। पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, खुमाण रासो, ये सब क्या थे, वीर गाथा काल की रचनाएं थी। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दोहरा नामकरण परंपरा की शुरुआत की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दोहरा नामकरण परंपरा की शुरुआत की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काल विभाजन को 4 भागों में बांटा है। उन्होंने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा, पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल कहा। क्लियर है आपको। और उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहा और आधुनिक काल को गद्य काल कहा। किसने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। जो यहाँ पर ईयर दिए गए हैं ये आपके विक्रम संवत के रूप में दिए गए हैं, ईस्वी के रूप में नहीं दिए गए हैं। क्लियर है। लेकिन जब मैं आपको काल विभाजन पढ़ाऊंगा तो ईस्वी के बारे में भी बताऊंगा। अभी आप इनको सिर्फ इतना समझिए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 4 काल कौन कौन से बांटे थे, वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल और गद्य काल। क्लियर है आपको। आपका अगला प्रश्न है, हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले कौन थे। प्रश्न है आपका, हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले थे, कौन थे इसमें से बताइए। ऑप्शन ए सुमित्रानंदन पंत, बी जयशंकर प्रसाद, सी महादेवी वर्मा, डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले थे। ऑप्शन ए सुमित्रानंदन पंत, बी जयशंकर प्रसाद, सी महादेवी वर्मा, डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 18वें का डी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो थे ये छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले थे। इन्होंने कविताएं जो लिखी वो छंदों के बिना लिखी। क्लियर है आपको। अगला प्रश्न है आपका, तितली किसकी रचना है बताइए। तितली किसकी रचना है। ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी श्याम सुंदर दास, डी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तितली किसकी रचना है बताइए। तो तितली रचना है आपकी 19 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, जयशंकर प्रसाद की है। क्लियर है आपको। आपका अगला प्रश्न है, अतीत के चलचित्र के रचयिता हैं बताइए। अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है। ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला,
सी महादेवी वर्मा, डी सुमित्रा नंदन पंत। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है? ए जयशंकर प्रसाद, बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सी महादेवी वर्मा, डी सुमित्रा नंदन पंत। तो इसका सही उत्तर है अतीत के चलचित्र के रचयिता आपके जो हैं वो कौन है? महादेवी वर्मा है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्लियर है? महादेवी वर्मा है अतीत के चलचित्र के रचयिता। अगला प्रश्न है आपका, चिंतामणि के रचयिता है। चिंतामणि बताइए किसकी रचना है? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी रामचंद्र शुक्ल, डी हरिऔध। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तीनों रचनाएं हैं जो मैंने आपसे अभी परीक्षा इस मॉक टेस्ट में रखी हैं। ये बहुत बार, हजारों बार, सैकड़ों बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी हैं। तो इनको रट लीजिए, इनको कहीं पर नोट कर लीजिए अगर आपको याद नहीं है। चिंतामणि किसकी रचना है बताइए? उम्मीद करता हूं कि आपको याद होगी। तो चिंतामणि जो रचना है ये आपकी रामचंद्र शुक्ल की है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, 21 का ऑप्शन सी। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है, वह बहुत मधुर गाता है, इनमें प्रविशेषण शब्द का चयन कीजिए। ग्राम पंचायत पुनर्परीक्षा 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है। वह बहुत मधुर गाता है, इनमें प्रविशेषण का शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए वह, बी बहुत, सी मधुर, डी गाता। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो 22 का इसमें सही है बी, बहुत। वह बहुत मधुर गाता है, इनमें बहुत प्रविशेषण है। क्लियर है आपको? तो 22 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका। अगर तो ये वह बहुत मधुर गाता है, इनमें बहुत प्रविशेषण है, क्योंकि वह मधुर अर्थात विशेषण की विशेषता बता रहा है। वह मधुर अर्थात विशेषण की विशेषता बता रहा है। आपका अगला प्रश्न है, गुरु का उत्तमावस्था होगा। बताइए, यूडीए एलडीए परीक्षा 2015 में पूछा हुआ प्रश्न है, गुरु का उत्तमावस्था क्या होगा? ऑप्शन है गुरुत्तम, बी गुरुत्तर, सी गुरुत्तमतम, या डी गौरव। बताइए गुरु का उत्तमावस्था क्या होगा? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, गुरुत्तम। गुरु की उत्तमावस्था क्या हो जाएगी? गुरुत्तम। गुरु का उत्तमावस्था गुरुत्तम होगा। इसकी मूलावस्था गुरु है तथा उत्तरावस्था गुरुत्तर है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। बताइए, वन रक्षक परीक्षा 2015 में पूछा हुआ प्रश्न है, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। बताइए कौन सा है? पौधा है, या पुस्तक है, या सहायता है, या लड़का है। तो देखिए, जब भी आपसे वचन पूछे जाएं या लिंग पूछा जाए तो उनका वाक्य में प्रयोग करके देखिए, आपको तुरंत पता चलेगा उसका कैसे प्रयोग करना है। जैसे 5 पौधे, तो यहां पर तो परिवर्तन हो गया ना, ये बहुवचन में भी प्रयोग किया जा सकता है। पुस्तकें तो बहुवचन में भी प्रयोग किया जा सकता है। लड़के बहुवचन में भी प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन सहायतें तो होता नहीं, केवल सहायता होता है ना। सहायता की जाती है, उनकी सहायता करो, उनकी सहायता ना करो। तो ये हमेशा क्या एक वचन में प्रयोग होता है? क्या? ऑप्शन सी, सहायता सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है। सहायता हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है। पौधा, पुस्तक तथा लड़का लिंग वचन कारक के कारण बहुवचन में भी प्रयुक्त होते हैं। जैसे पौधा का पौधे हो गया, पुस्तक का पुस्तकें हो गया, और लड़का का लड़के हो गया। क्लियर है आपको? अच्छे से गंभीरता के साथ पढ़ते रहिए, यही प्रश्न आपकी परीक्षा में भी आएंगे, इनसे अलग नहीं आएंगे। अगर आपने सभी मॉक टेस्ट पूरे सही सही तैयार कर लिए तो मुझे नहीं लगता कि आपको परीक्षा में अब कोई दिक्कत होने वाली है, कोई परेशानी होने वाली है। एक अच्छे प्रश्नों का संग्रह आपके पास अब हो चुका है। क्लियर है आपको? ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है? बताइए, ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है? यह ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए कर्म, बी करण, सी संप्रदान, डी अधिकरण। बताइए, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 25 का डी, अधिकरण कारक है। कौन सा है? अधिकरण कारक है। क्लियर है? तो वह कारक जो क्रिया के समय, स्थान, अवसर आदि का बोध कराए तो वहां अधिकरण कारक होता है। अधिकरण कारक का चिन्ह होता है में और पर। क्लियर है आपको? चिड़िया पेड़ पर बैठी है, ये स्थान का बोध करा रहा है। ठीक समय पर आ जाना समय का बोध करा रहा है। घड़े में पानी है, ये भी क्या? स्थान का बोध करा रहा है।
तो वह कारक जो क्रिया के समय, स्थान, अवसर आदि का बोध कराए, तो वहां अधिकरण कारक होता है। अधिकरण कारक का चिन्ह क्या होता है? में और पर। क्लियर है? तो ये आपने आज 25 प्रश्न किए, इनमें से कितने आपके प्रश्न सही हुए कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसके अलावा आप जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूं, जो मुख्य सेविका स्पेशल पीडीएफ बैच हमारे चैनल पर चल रहा है, जिसकी फीस मात्र 451 रुपए है और जिसका नाम है बैच का मुख्य सेविका गरिमा बैच। मुख्य सेविका स्पेशल पीडीएफ बैच में आपको सभी क्लासेस की पीडीएफ दी जाएंगी, नोट्स की पीडीएफ दी जाएंगी, 10 फुल पेपर जैसे मॉक टेस्ट और उनका सोल्यूशन कराया जाएगा, करंट अफेयर्स की पीडीएफ दी जाएगी। इसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट होंगे आपके ऑफिशियल सिलेबस में, उन सब की पीडीएफ्स भी आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। और कोई चैनल आपको नहीं पढ़ाने वाला है बड़ा, तो इतना ध्यान रखिए, जितना आप विलंब करेंगे आपका ही नुकसान होने वाला है। मात्र 451 रुपए में आप पूरी तैयारी कर सकते हैं। मेरे साथ जुड़कर टेलीग्राम पर आपको QRC हेल्प सर्च करना है, या आप इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप मैसेज करेंगे, आपको पूरी बैच की जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। आपकी अगर आपने संकल्प लिया है इस नौकरी में अपना स्थान पक्का करने का, आप एक अच्छे कंटेंट की तलाश में हैं, आप एक अच्छे कंटेंट के साथ अपनी तैयारी को पूरा करना चाहते हैं, आपको सभी सब्जेक्ट की पीडीएफ चाहिए, तो जरूर जुड़े मात्र 451 रुपए में मुख्य सेविका स्पेशल पीडीएफ बैच से। आप तो ये रहा आपका हिंदी मॉक टेस्ट 23। आपका कैसा लगा ये मॉक टेस्ट और आपके कितने प्रश्न सही हुए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और जो आज का आपका प्रश्न है कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है और श्रृंगार रस के कितने भेद होते हैं और उनके नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। आज आपके कितने प्रश्न सही हुए ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो लगातार आपकी पढ़ाई हमारे चैनल पर चल रही है, इसलिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा और आज के जो मॉक टेस्ट था उसमें प्रश्नों का लेवल क्या था, यह भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।